जब मैं छोटा था हमारे गांव में एक सख्त नियम था, रात में कोई भी बाहर नहीं निकलता था, बिल्कुल नहीं। कहा जाता था कि गांव में इंसानों को खाने वाला भटकता हुआ भूत घूमता है। उस रात मेरे छोटे चाचा देर से लौटे, उनका चेहरा घबराया हुआ था। आते ही बोले, बाबूजी लगता है कोई मुझे पीछे से फॉलो कर रहा है। दादा ने गुस्से में कहा, इतनी रात को लौटने किसने कहा था? जो तुम्हारे पीछे है वह इंसान नहीं, वह भटका हुआ भूत है। इतना कहते ही बाहर से पट पट करते पैरों की आवाज आने लगी। सन्नाटे भरी रात में वह आवाज बहुत डरावनी लग रही थी। दादा झल्ला गए और बोले, 2 साल बाहर काम करके आया है और गांव के नियम ही भूल गया। अब भूत ने तुझे देख लिया है, अब देखना क्या होता है। छोटे चाचा की शराब उतर गई, वह कांपते हुए बोले, बाबूजी कुछ कीजिए, किसी तरह मेरी जान बचाइए। दादी गुस्से और चिंता में बोली, इतनी देर क्यों की? अंधेरा होने से पहले लौट आना था। चाचा बोले, शहर से लौटा था, बचपन के दोस्त जबरदस्ती शराब पिला बैठे, नशे में नियम भूल गया। दादी कड़वे स्वर में बोली, गांव का नियम नहीं पता था क्या? अब तो कोई नहीं बचा सकता। दादा ने डांटते हुए कहा, अब बहस छोड़ो, भूत ने जिसे देख लिया उसकी कोई उम्र नहीं बचती, हम बूढ़े लोग क्या कर पाएंगे? फिर दादा ने सबको चुप कराया और बोले, अगर जान बचानी है तो मेरी बात मानो। चाचा तुरंत बोला, बाबूजी जो कहेंगे वही करूंगा। दादा ने दादी से पूछा, अभी कौन सा पहर है? दादी बोली, अब तो आधी रात गुजर चुकी है। दादा बोले, मुर्गा और बकरा काटो, पहले भूत का पेट भरो, फिर आगे देखा जाएगा। दादी घबरा कर बोली, भूत तो इंसान खाता है, मुर्गा और बकरा देने से क्या मानेगा? दादा सख्त लहजे में बोले, जान बचानी है तो मेरी सुनो। तभी बाहर पैरों की आवाज और पास आ गई, जैसे आंगन के दरवाजे पर ही हो। चाचा डर के मारे बोले, बाबूजी जैसा आप कहें जल्दी कीजिए। दादा ने छुरा उठाया और मुर्गे की तरफ बढ़े, बुदबुदाते हुए बोले, माफ करना, अगले जन्म में अच्छे घर में पैदा होना। मुर्गा काट कर उन्होंने दादी से कहा, इसे उबालो, आधा पकते ही निकाल लेना। दादी बोली, इतना कम समय में तो पकेगा ही नहीं। तभी बाड़े में बंधी बकरी अचानक उछल पड़ी और जोर से टकराई। दादा की आंखों में पल भर के लिए दुख दिखा, लेकिन उन्होंने मुंह मोड़ लिया। बोले, छोटे बेटे, बकरी को पीठ पर उठाकर बाहर लाओ। चाचा घबरा गया और बोला, ये तो बहुत भारी है, मैं कैसे उठाऊं? दादा गुस्से से चिल्लाए, मैंने कहा पीठ पर उठाकर लाओ, नहीं तो भूत तुझे ही उठा ले जाएगा। भूत का नाम सुनते ही चाचा डर गया, बोला, उठाता हूं। बड़ी मुश्किल से उसने बकरी को पीठ पर उठाया और बाहर लाया। बकरी नीचे रखते ही दादा ने बिना रुके उसे काटना शुरू कर दिया। थोड़ी ही देर में पूरी बकरी तैयार हो गई। दादा ने पूछा, मुर्गा निकाला या नहीं? दादी बोली, तुम्हारे कहे मुताबिक आधा पकते ही निकाल लिया। दादा बोले, अच्छा अब बकरी का मांस भी उबालो, लेकिन इसे एक पूरा पहर पकने देना। इतना कहते ही दरवाजे के बाहर फिर पैरों की आवाज आई। मैंने सिर उठाकर देखा, आंगन के बाहर एक बूढ़ी औरत खड़ी थी। उसका चेहरा राख जैसा था और आंखें बिना पलक झपकाए अंदर देख रही थी। चाचा डर के मारे दादा के पीछे छिप गया और बुदबुदाया, भूत आ गया। दादा ने धीमे स्वर में कहा, घबराओ मत, पहले मुर्गे का मांस दो, बकरी का मांस अभी नहीं। बूढ़ी औरत कमर झुकाए हमारी तरफ बढ़ी और उसकी नजर सीधे चाचा पर टिक गई। वह बोली, मैं इस गांव में दशकों से रह रही हूँ, अपने बेटे का इंतजार कर रही थी, लेकिन कोई लौटा ही नहीं। अगर सोहन ने तुम्हें जाते न देखा होता तो शायद मैं और भी बरसों भटकती रहती। इतना कहकर उसने अपने पीले पड़े दांत दिखाते हुए डरावनी मुस्कान दी। चाचा का शरीर कांपने लगा, पसीना बहने लगा। उसे डरते देख बूढ़ी औरत की मुस्कान और चौड़ी हो गई और वह धीरे धीरे दादा की ओर पास आ गई। वह बूढ़ी औरत हमसे लगभग 1 मीटर की दूरी पर आकर रुक गई और कराहती हुई बोली, बेटा मैंने दशकों से कुछ नहीं खाया है, पेट बहुत भूखा है, मुझे बस एक निवाला दे दो। छोटे चाचा के पैर डर से जवाब दे चुके थे, उनमें इतना भी हौसला नहीं बचा था कि वह उसके सवाल का जवाब दे सके। दादा ने तुरंत कहा, अरे बूढ़ी, जल्दी से मुर्गे का मांस ले आ। दादी ने दादा की बात सुनते ही रसोई से मुर्गे का मांस निकाल कर ले आई। मांस में अभी खून झलक रहा था, वह पूरी तरह पका भी नहीं था। बूढ़ी औरत को देखते ही दादी की घबराहट साफ नजर आ रही थी। लोहे की परात पकड़ते हुए उसके हाथ कांप रहे थे। उसने जल्दी से पूरी परात मेज पर रखी और पीछे हट गई। मुर्गे का मांस देखते ही बूढ़ी औरत की आंखों में अजीब सी चमक आ गई, जैसे हरी रोशनी जल उठी हो। वह जैसे ही आगे बढ़ने वाली थी, दादा ने झटके से परात को जमीन पर गिरा दिया। बूढ़ी औरत का चेहरा पल भर में बदल गया और वह घूर कर दादा को देखने लगी। दादी डर के मारे बोली, अरे जी, जान से मारना है क्या? वह तो इंसान खाने वाला भूत है। दादा ने ठंडे स्वर में कहा, जानवर मेज पर बैठकर नहीं खाते, यही गांव का नियम है। बूढ़ी औरत ने घृणा भरी नजर मुझ पर डाली और फिर जमीन पर झुककर मुर्गे के मांस को नोचने लगी। उसका हाल ऐसा था मानो कोई अनमोल चीज मिल गई हो। वह बीच बीच में इंसानों जैसी डरावनी हंसती रही। थोड़ी ही देर में उसने पूरा मुर्गा चट कर दिया, एक टुकड़ा भी नहीं छोड़ा। फिर वह उठी, अपना पेट थपथपाया और अजीब सी मुस्कान के साथ बोली, अभी भी भूख लगी है बेटा? घर का बकरी का मांस निकाल दो, 2-4 और खा लूं तो चली जाऊंगी। छोटे चाचा घबरा कर बोले, बाबूजी जल्दी से मांस दे दीजिए, बस इसे विदा कर दीजिए। दादा सख्त हो गए और बोले, क्या मेरी बात भूल गया? जब तक अगरबत्ती पूरी न जले बकरी का मांस नहीं दिया जाएगा। चाचा घबरा कर बोले, वह खुद कह रही है कि खाकर चली जाएगी। दादा बोले, नहीं, भूत सबसे बड़े झूठे होते हैं, वह तुझे फंसा रही है। इतना कहते ही बूढ़ी औरत अचानक छोटे चाचा के बिल्कुल पास आ गई। उसके मुंह से सर्द कर देने वाली हंसी निकल रही थी। उसने गर्दन लंबी करके चाचा के कान में फुसफुसाया, तेरा बाप स्वार्थी है, उसे तेरी जान की परवाह नहीं, उसकी मत सुन, वह तुझे मरवाना चाहता है। यह सुनते ही छोटे चाचा की आंखें सुन्न हो गईं। वह बिना कुछ बोले रसोई की तरफ चल पड़ा। बूढ़ी औरत वहीं खड़ी हंस रही थी, इतनी जोर से कि उसके कंधे तक हिल रहे थे। दादा घबरा गए और दौड़कर चाचा के सामने आ खड़े हुए। बोले, होश में आ जा, तू भूत के वश में आ गया है, वह तुझे मार डालेगा। लेकिन चाचा ने जैसे कुछ सुना ही नहीं। दादा और दादी दोनों ने मिलकर उसे रोकने की कोशिश की, मगर अचानक उसमें अजीब सी ताकत आ गई। एक झटके में उसने दोनों को परे कर दिया। वह रसोई में गया और कड़ाही से बकरी का मांस उठाकर ले आया। मांस से भाप उठ रही थी, उस पर अब भी खून की लकीरें थी। पास रखी अगरबत्ती अभी आधी ही जली थी। दादा चिल्लाए, रुक जा, अगरबत्ती अभी पूरी नहीं जली है। लेकिन चाचा ने किसी की नहीं सुनी। जैसे ही उसने मांस मेज पर रखा, बूढ़ी औरत ने झपट्टा मारकर मांस मुंह में भर लिया। उसी पल आधी जली अगरबत्ती अजीब तरह से बुझ गई। बूढ़ी औरत काली हंसती हुई मांस चबाती रही और हमें घूरती रही। दादा ने हमें खींचकर घर के अंदर कर लिया और दरवाजा जोर से बंद कर दिया। तभी छोटे चाचा जैसे होश में आए और घबरा कर बोले, बाबूजी क्या हुआ? सब ठीक तो है? दादा गुस्से से बोले, सब कुछ तेरी वजह से हुआ, तूने पूरे घर की जान खतरे में डाल दी। चाचा को कुछ भी याद नहीं था। दादी ने भारी सांस ली और बोली, अब बताइए क्या किया जाए? दादा ने गंभीर स्वर में कहा, वह भूत दशकों से गांव में भटक रहा है, अपने बेटे को ढूंढ रहा है। अगर हम उसे उसका बेटा ढूंढने में मदद कर दें तो सब खत्म हो जाएगा। दादी बोली, अंधेरी रात में उसका बेटा कहाँ ढूंढेंगे? दादा बोले, आज रात वह 3 बार दरवाजा खटखटाएगा। पहली बार वह छोटे बच्चों में से एक को बुलाएगा ताकि उसके बेटे के कपड़े ढूंढ सके। दादी घबरा गई और बोली, नहीं, वह बच्चा तो सिर्फ 6 साल का है, उसे बाहर नहीं भेज सकते। दादा ने सिर हिलाकर कहा, नहीं, उसी को जाना होगा, तभी सबकी जान बचेगी। फिर दादा मेरे पास आए और बोले, डर मत, बस मेरी बात याद रखना, भूत तुझे कुछ नहीं कर पाएगा। मुझे रोना आ गया। मैं बोला, मुझे डर लगता है, मैं नहीं जाना चाहता। दादा ने धीरे से समझाया, तू उसे पीछे पहाड़ के श्मशान तक ले जाएगा, वहाँ एक पुराना रोने वाला कुआं है, उसी कुएं में लाल रंग के कपड़े हैं। आधे घंटे के भीतर वह कपड़ा लेकर वापस आना है। याद रखना, रास्ते में जो भी दिखे या सुनाई दे उससे बात मत करना। दादी
कांपते हुए बोली, वह जगह बहुत अशुभ है, वहाँ कई लोग मरे हैं, बच्चा डर से मर जाएगा। डर से हालत खराब हो रही थी, मगर कोई और रास्ता नहीं था, सिर्फ मुझे ही जाना था। दादी घबरा कर बोली, क्या कोई और तरीका नहीं है? दरवाजा बंद करके अंदर ही रहे तो? दादा ने सिर हिलाया और कहा, नहीं, अगर दरवाजा नहीं खोला तो वह भूत खुद घुस आएगा और तब हम सब मारे जाएंगे। तभी दरवाजे पर जोर जोर से खटखटाने की आवाज आई। बाहर से आवाज आई, बेटा, मेरे बेटे के कपड़े नहीं मिल रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि छोटा बच्चा मेरी मदद करे। भूत की आवाज सुनते ही मेरी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। मैं डर के मारे 2 कदम पीछे हट गया। दादा ने मुझे धीरे से समझाया, मत डर, मेरी बात याद रखना, उससे एक शब्द भी मत बोलना, तब तक वह तुझे कुछ नहीं कर पाएगा। कपड़े मिलते ही तुरंत लौट आना, रास्ते में बिल्कुल मत रुकना, वह चाहे कुछ भी कहे सुनना मत। समझ गया। मैंने डरते हुए सिर हिला दिया। दरवाजा थोड़ा सा खोला गया और मुझे बाहर धकेल दिया गया। मैंने जैसे ही ऊपर देखा, उस बूढ़ी औरत का डरावना चेहरा दिखा जो काली मुस्कान के साथ मेरी तरफ देख रही थी। मेरे पैर कांप गए और मैं वहीं जमीन पर बैठ गया। उसने मुझसे पूछा, बेटा, तुम कितने साल के हो? मुझे दादा की बात याद आ गई। मैंने तुरंत अपना मुंह ढक लिया ताकि आवाज न निकले। उसकी मुस्कान एकदम जम गई और उसकी नजर ऐसी हो गई जैसे मुझे कच्चा ही खा जाएगी। मैंने डरते डरते सिर झुकाया और तेजी से आंगन से बाहर की तरफ चल पड़ा। वह बूढ़ी औरत मेरे साथ साथ चलने लगी। उसकी आवाज अजीब और खोखली थी, सुनते ही रोंगटे खड़े हो जाते थे। वह बार बार पूछती रही, क्या तुझे पीछे पहाड़ का रास्ता पता है? मैंने नीचे जमीन की तरफ देखते हुए अनसुना कर दिया। अचानक उसने अपना हाथ मेरे कंधे पर रख दिया। मैं सिहर गया, दिल जोर जोर से धड़कने लगा, पूरे शरीर से पसीना छूट गया। वह बोली, अभी कितना दूर है? बस एक बार बोल दे, मैं तुझे घर भेज दूंगी, मैं खुद चली जाऊंगी। कहते हुए वह झुक आई। उसका चेहरा मेरे बहुत पास था। मैं उसकी तरफ देखने की हिम्मत नहीं कर पाया क्योंकि जमीन पर उसकी परछाई में एक अजीब सा सिर और अस्वाभाविक रूप से लंबी गर्दन दिख रही थी। वह रोते हुए बोली, मेरा बेटा उसी श्मशान में मरा था, उसे किसी ने मार दिया, मैं उसे दशकों से ढूंढ रही हूँ, क्या तू मुझे वहीं ले जा रहा है? उसकी रोने की आवाज सन्नाटे में और भी डरावनी लग रही थी। वह गिड़गिड़ाने लगी कि मैं उसे उसके बेटे के कातिल के घर तक ले चलूं, लेकिन मैंने एक शब्द नहीं बोला और चलता रहा। थोड़ी दूर देखने पर लगा कि बस 700-800 मीटर और बचे हैं। समय बहुत लग चुका था, इसलिए मैं हल्का सा दौड़ने लगा। वह भी पीछे से तेज हो गई और बोली, धीरे चल, मैं बूढ़ी हूँ। मैंने नहीं सुना और दौड़ता रहा, मगर अचानक बुरी तरह गिर पड़ा। वह मेरे पास खड़ी हंसने लगी और बोली, तुम दौड़ नहीं सकते, सिर्फ चल सकते हो। मैंने फिर कोशिश की मगर दोबारा गिर गया। वह फिर बोली, बस एक बात कह दो, मैं तुझे छोड़ दूंगी। उसकी आंखों में हरी सी चमक थी। मैंने दादा की बात याद रखी और चुपचाप आगे बढ़ता रहा। बहुत देर बाद आखिरकार श्मशान पहुंच गया। पीछे मुड़कर देखा तो वह बूढ़ी औरत गायब थी। मैं डरते डरते श्मशान में रोने वाले कुएं को ढूंढने लगा, लेकिन आसपास ऐसा कोई कुआं दिख ही नहीं रहा था। मुझे साफ याद था कि वह कुआं बड़ा और साफ दिखाई देता है, फिर अचानक गायब कैसे हो गया? मैं घबराकर पैर पटकने लगा। तभी मुझे किसी के कराहने की आवाज आई। सिर उठाकर देखा तो वही बूढ़ी औरत रोने वाले कुएं के पास खड़ी थी, करीब 7-8 मीटर दूर। उसका चेहरा विकृत था, आंखों में खतरनाक चमक थी और वह मुझे घूर रही थी। मेरी पीठ ठंडी पड़ गई। तभी समझ आया कि मैं भूत के भ्रम में फंस गया था। जैसे ही मैं कुएं की तरफ बढ़ने वाला था, जंगल से एक आदमी निकल आया और बोला, अरे मेरी कमर टूट गई, ये तो छोटा बच्चा है, इतनी रात को यहाँ क्या कर रहा है? मैं डर के मारे सिर हिलाने के अलावा कुछ नहीं कर पाया क्योंकि मैं बोल नहीं सकता था। वह आदमी फिर उस बूढ़ी औरत की तरफ देखने लगा और बोला, अम्मा, आप जानी पहचानी लगती हैं, आप यहाँ क्या कर रही हैं? बूढ़ी औरत ने दांत निकालकर अजीब सी मुस्कान दी। उसकी नजर उस आदमी पर ऐसे टिक गई जैसे भूखे जानवर की होती है। उस वक्त वह साफ साफ इंसान को खाने वाली थी। चेन दाफू भी दादी की अजीब हरकत समझ गया। वह घबराकर पहाड़ से नीचे की तरफ भागा। दादी के चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान आ गई। वह बहुत धीरे धीरे चेन दाफू के पीछे चल पड़ी, जैसे उसका पीछा कर रही हो। मेरी पीठ पसीने से भीग गई। मैं जल्दी से रोने वाले कुएं के पास पहुंचा। कुएं के अंदर सच में एक लाल रंग का कपड़ा पड़ा था। मैंने उसे उठाकर देखा तो वह लाल रंग की खाल जैसी पोशाक थी, देखने में बहुत डरावनी। मैं वह खाल लेकर जल्दी जल्दी पहाड़ से नीचे उतरने लगा। इस बार दादी मेरे पीछे नहीं आई, इसलिए रास्ता कुछ आसान लगा। लेकिन जैसे ही मैं गांव के बाहर पहुंचा, दादी फिर सामने आ गई। उसके मुंह के कोनों पर खून लगा था और जमीन पर चेन दाफू के खून से सने कपड़े पड़े थे। मेरा दिल कांप उठा। मुझे यकीन हो गया कि चेन दाफू को दादी ने खा लिया है। मैं और तेज चलने लगा, सीधे घर की तरफ। दादी भी पीछे पीछे आ गई। वह बोली, छोटू, मेरा बेटा मर चुका है, बस ये एक कपड़ा बचा है, इसे मुझे दे दे, मैं इसे याद के तौर पर रखना चाहती हूँ। मैंने उस खाल को और कसकर पकड़ लिया और बिना रुके आगे बढ़ता रहा। तभी दादी मेरे सामने आकर खड़ी हो गई और ठंडी आवाज में बोली, छोटू, कपड़ा मुझे दे देगा तो तुझे घर जाने दूंगी, नहीं दिया तो तुझे खा जाऊंगी। मैंने उसकी तरफ देखा तक नहीं और हिम्मत करके आगे बढ़ता रहा। अजीब बात यह थी कि जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता, वह एक कदम पीछे हट जाती। मुझे समझ आ गया कि वह मुझे घर लौटने से रोकना चाहती है। मैं पूरी ताकत से दौड़ता हुआ घर की तरफ गया। जैसे ही मैं आंगन में घुसा, दादी रुक गई। वह दरवाजे के बाहर खड़ी मुझे घूरती रही जैसे किसी चीज का इंतजार कर रही हो। मैं दौड़कर घर के दरवाजे तक पहुंचा और जोर जोर से खटखटाया। दरवाजा खुलते ही वह खून से भरा मुंह खोलकर मेरी तरफ झपटी। दादा ने मुझे खींचकर अंदर कर लिया और दरवाजा जोर से बंद कर दिया। मैं रोते हुए बोला, भूत, वह भूत है, उसने मुझे खाने ही वाला था। दादा बोले, रो मत, अब सुरक्षित हो। दादी घबराकर बोली, अब क्या होगा? वह अभी भी आंगन में है। दादा ने कहा, वह जल्दी ही दूसरी बार दरवाजा खटखटाएगी। इस बार वह मुझसे अपने बेटे के लिए चबूतरा बनाने को कहेगी। दादी बोली, उसका बेटा तो मर चुका है ना? दादा ने गंभीर आवाज में कहा, नहीं, वह झूठ बोल रही है, वह चाहती है कि उसका बेटा हमें खा जाए। इतने में बाहर फिर से दरवाजा पीटने की आवाज आई। बाहर से आवाज आई, बूढ़े, मेरे बेटे के लिए एक पट्टिका बना दो, मैं नहीं चाहती कि वह भटकती आत्मा बने। दादा ने मुझसे कहा, उस लाल खाल को सुरक्षित रखो, कोई उसे छुए नहीं, मैं अभी आता हूँ। यह कहकर वह बाहर निकल गए और दरवाजा बंद कर दिया। मैंने देखा दादा गोदाम से लकड़ी का टुकड़ा और एक नुकीला चाकू ले आए। वह लकड़ी को तराशने लगे। दादी उनके पास खड़ी रोते हुए बोली, मेरा बेटा मारा गया, बता दो किसने मारा? तुमने देखा है? उसकी रोने की आवाज इतनी डरावनी थी कि मेरे कान सुन्न हो गए। दादा ने जल्दी जल्दी लकड़ी को पट्टिका के आकार में तराश दिया, फिर बोले, तेरे बेटे का नाम क्या है? दादी गुस्से में चिल्लाई, मेरा बेटा मारा गया, बता किसने मारा? उसकी आवाज से घर की खिड़कियां तक कांप गईं। दादा ने पट्टिका को ऊपर उठाते हुए कहा, नाम नहीं बताया तो इसे तोड़ दूंगा। दादी घबरा गई और बोली, मत तोड़ो, बताती हूँ, मेरे बेटे का नाम लियू जू है, फलां साल फलां महीने फलां दिन पैदा हुआ था। यह सुनकर मैं सिहर गया क्योंकि उसका नाम मेरे छोटे चाचा जैसा ही था। दादा ने जल्दी से नाम तराश दिया। फिर वह पश्चिम वाले कमरे में गए और थोड़ी देर बाद वहां से एक ताबूत घसीटते हुए ले आए और दादी के सामने रख दिया। दादी बोली, मेरे बेटे की लाश भी नहीं मिली, ये ताबूत खाली है, मैं इसे भर सकती हूँ, लेकिन याद रखना इसमें ठीक 146 किलो और 3 तौल से ज्यादा या कम नहीं होना चाहिए। एक तौल भी इधर उधर हुआ तो मैं घर में घुसकर सबको मार दूंगी। ये कहते हुए उसकी आंखों में चालाक चमक थी और चेहरे पर भयानक मुस्कान। दादा ने गहरी आवाज में कहा, ठीक है, इंतजार कर। दादी ठहाका लगाकर हंसी। उसकी शक्ल एकदम राक्षस जैसी हो गई। वह सचमुच इंसान खाने वाली आत्मा थी। दादाजी ने घर का दरवाजा खोल दिया। इस बार वह बूढ़ी औरत पीछे नहीं आई। दादी घबराकर बोली, आप ठीक तो हैं? दादाजी बोले, हाँ ठीक हूँ। दादी ने डरते हुए पूछा, उसने जो
146 किलो 3 तौल कहा था, उसका क्या मतलब है? दादाजी ने गंभीर आवाज में कहा। स्तंभ, ये भूत आखिरी बार दरवाजा खटखटाएगा और इस बार तुम्हें लेने आएगा। ये सुनते ही मेरे छोटे चाचा कांपने लगे। नहीं, मुझे मत भेजो, मैं नहीं जा सकता, मुझे बहुत डर लग रहा है। दादाजी ने सख्त लहजे में कहा, जिंदा रहना है तो मेरी बात मानो और नियम के मुताबिक काम करो। चाचा रोते हुए बोले, मैं सच में नहीं कर सकता, मैं बाहर गया तो वह मुझे खा जाएगा, मुझे बचा लो। वह पूरी तरह डर के मारे मना कर रहे थे। दादाजी की आंखें घूमी, उन्होंने लाल रंग की वह खाल उठाई और मेरे शरीर पर पहना दी। दादी घबरा गई। ये क्या कर रहे हो? ये तो मरे हुए का कपड़ा है। दादाजी बोले, मुझे पता है, लेकिन इसी कपड़े से छोटे की जान बचेगी। उन्होंने कहा, जब भूत दरवाजा खटखटाएगा मैं इसे बाहर ले जाऊंगा। ये खाल पहनकर ये ताबूत में छिप जाएगा, भूत इसे नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा क्योंकि इस पर उसके बेटे का कपड़ा होगा। दादी ने कांपती आवाज में पूछा, और हम? दादाजी बोले, हम बस इंतजार करेंगे। फिर बोले, नियम के मुताबिक तीसरी बार वह तुम्हें लाश उठाने बुलाएगा। लाश पीछे पहाड़ के सूखे कुएं में है, अगर लाश उठा ली गई तो सब बच जाएंगे, नहीं तो सब मरेंगे। चाचा चिल्लाए, मैं लाश नहीं उठाऊंगा। दादाजी बोले, फिर मरने को तैयार रहो। चाचा बोले, नहीं, मैं मरना नहीं चाहता। दादाजी ने तीखी नजर से देखा और चुप रहे। फिर दादाजी बोले, छोटे, अफसोस है कि तुम्हारा वजन 146 किलो 3 तौल नहीं है, इसलिए यह कपड़ा तुम्हारे किसी काम का नहीं। ये सुनते ही चाचा की आंखें फैल गई। उन्होंने कहा, लेकिन मेरा वजन तो पूरा है। मैं डरते हुए सिर हिलाता रहा। चाचा बोले, पिताजी कपड़ा मुझे पहनने दीजिए। दादाजी ने कुछ पल सोचा, फिर चुप रहे। चाचा ने खुद ही मेरे ऊपर से वह खाल उतार ली और पहन ली। लाल खाल उन पर बिल्कुल सही बैठी, जैसे उनके लिए ही बनी हो। दादाजी के होंठों पर हल्की मुस्कान आई। उन्होंने कहा, स्तंभ, ये तुमने खुद चुना है। चाचा ने कांपते हुए सिर हिला दिया। दादाजी बोले, जब भूत आएगा हम सब आंगन में रहेंगे, कोई बोलेगा नहीं। स्तंभ, तुम्हें खुद ताबूत में घुसना होगा। चाचा बोला, बस भूत धोखा खा जाए, सुबह हो जाए, फिर सब ठीक हो जाएगा। इतना कहते ही दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक हुई। बाहर से आवाज आई, मेरे बेटे की लाश मिल गई है, पीछे पहाड़ के सूखे कुएं में है, उसे उठा लाने में मदद करो। दादाजी ने दरवाजा खोल दिया। आंगन में सिर्फ एक खुला हुआ ताबूत था और कुछ नहीं। हम सब बाहर आए। चाचा चुपचाप ताबूत के पास गया और अंदर लेट गया। दादाजी ने ढक्कन बंद कर दिया और खाली आंगन में कहा, लाश उठा ली गई है। इतना कहते ही सामने बूढ़ी औरत की परछाई उभर आई। दादाजी बोले, तुम्हारा बेटा मिल गया है। वह कुछ पल चुप रही, फिर बोली, ये नामुमकिन है। दादाजी बोले, लाश ताबूत में है, चाहो तो खोलकर देख लो। वह आगे बढ़ी और ताबूत खोल दिया। अंदर मेरे छोटे चाचा मरे पड़े थे। उन्होंने लाल खाल पहन रखी थी, आंखें खुली थी, लेकिन उनमें कोई भाव नहीं था, न डर न दर्द, बिल्कुल पुतले जैसे। बूढ़ी औरत बड़बड़ाई, ये नामुमकिन है, तुम लोगों ने चाल चली है। उसका शरीर कांपने लगा, धुंधला पड़ा, कुछ पल चमका और फिर पूरी तरह गायब हो गया। आप लोगों ने यहाँ तक वीडियो देखा उसके लिए धन्यवाद। कृपया सब्सक्राइब करें।